हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू इन दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसए का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज अ नेम सजेस्ट कि जो बारिश का पानी है उसको हार्वेस्ट करने की बात कही जाएगी यहाँ पे। तो कैसे करेंगे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इस पे ये ऐसे। तो सबसे पहले ये विचारणीय बिंदु, और विचारणीय बिंदु से जो संदर्भ है वो क्या है। सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे इसके अंदर की, इसका संदर्भ क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग की उपयोगिता क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भारत सरकार के प्रयास क्या क्या रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के प्रमुख घटक क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणालियां क्या क्या है, जो लेगेसी रही है परंपरागत जल संचयन प्रणाली क्या रही है भारत में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़ी चुनौतियां क्या है। तो इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे इस ऐसे के अंदर। तो संदर्भ क्या है इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो मॉनसून के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ का संकट आ जाता है, लेकिन मौसम बीतते ही अधिकांश हिस्से पानी की किल्लत से परेशान होते नजर आएंगे। जल संकट से पूरा देश परेशान है। ऐसे में पानी बचाने के लिए बारिश का मौसम मौसम मुफीद है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी ही एक तकनीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये मॉनसून के टाइम पर जो पानी है उसको कंजर्व करने की बात कहता है। क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बारिश के पानी को कुछ खास तकनीकों से इकट्ठा करके करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसकी मदद से भूजल स्तर बढ़ जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से क्या होता है, भूजल का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। तो बारिश के पानी को कुछ खास तकनीकों से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और इसकी वजह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर हो जाता है। उपयोगिता क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो ये तकनीक भारत सहित संपूर्ण विश्व में अपनाई जा रही है। ये प्रणाली उन सभी जगहों पर इस्तेमाल हो सकती है जहां पर जहां हर साल न्यूनतम 200 मिलीमीटर बारिश होती है। तो मिनिमम 200 मिलीमीटर जहां बारिश हो रही है वहां पर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हो सकती है। इससे भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। तो इससे फ्यूचर में जो पानी की उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जा सकती है। जिन इलाकों में धरती पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है, उसे पाइप के जरिए सप्लाई किया जा सकता है। तो जिन इलाकों में धरती पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है, उसे पाइप के जरिए सप्लाई किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली की उचित व्यवस्था करके तमाम समुदायों की पानी की जरूरतें पूरी की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, जिन इलाकों में धरती पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है, उसे पाइप के जरिए सप्लाई किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली की उचित व्यवस्था करके तमाम समुदायों की पानी की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भारत सरकार के क्या-क्या प्रयास रहे हैं, इन पे हम बात करेंगे। तो शहरी विकास पर संसदीय समिति ने साल 2018 में पेश अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालय और रिहायशी भवन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाना चाहिए। तो शहरी विकास पर संसदीय समिति ने साल 2018 में अपनी रिपोर्ट में बोला कि जो भी गवर्नमेंट के कार्यालय है, सरकारी कार्यालय और रिहायशी भवन है, वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है लगाया जाना चाहिए। समिति ने यह भी कहा था कि इससे संबंधित अद्यतन आंकड़ा तैयार किया जाए। इससे पहले 2013 में जारी रिपोर्ट में भी समिति ने यही सिफारिश की थी। नीति आयोग के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जल संरक्षण और भूजल को रिचार्ज करने के लिए एक सरल, व्यवहारिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीका माना जाता है। तो नीति आयोग जो है, ये नीति आयोग के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जल संरक्षण और भूजल को रिचार्ज करने का एक सरल, व्यवहारिक और पर्यावरण के अनुकूल
तरीका जो है माना जाता है। ऐसे में देश के कई ऐसे में देश के कई ऐसे में देश के कई राज्यों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य बना दिया गया है। शहरी विकास मंत्रालय, तो कौन सा मंत्रालय है, तो शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक प्रति 100 वर्ग मीटर की छत से हर साल 55,000 लीटर तक जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो 100 स्क्वायर मीटर एरिया की अगर छत है, तो उससे हर साल 55,000 लीटर का तक का जल का संरक्षण किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में 140 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल पर निर्मित होने वाले सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बना दिया गया है। इसी प्रकार राजस्थान में सभी सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी नई इमारतों में कानूनन रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बना दिया गया है। कर्नाटक में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाने पर संपत्ति कर में 5 वर्ष तक के लिए 20% की छूट मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, कर्नाटका में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाने पर संपत्ति कर, हाउस टैक्स या फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें 5 वर्ष तक के लिए 20% की छूट मिलती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का काम बारिश के पानी को एकत्र कर उपयोग के लिए होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का काम बारिश के पानी को एकत्र कर उपयोग के लिए होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमुख घटक क्या है उनको देखेंगे हम एक एक करके। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के प्रमुख घटक, तो पहला है जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट स्टोरेज। पहला है क्या, कैचमेंट स्टोरेज। यह एक कच्चा या पक्का क्षेत्र होता है जहां सीधे बारिश का पानी आता है और फिर यह पानी हार्वेस्टिंग सिस्टम में जाता है। यह एक कच्चा या पक्का क्षेत्र होता है जहां सीधे बारिश का पानी आता है और फिर यह पानी हार्वेस्टिंग सिस्टम में जाता है। मोटी जाली, यह एक छलनी की तरह काम करती है। मोटी जाली जो है यह एक छलनी की तरह काम करती है और पत्तियों, लकड़ियों और दूसरे कचरों को सिस्टम में घुसने से रोकती है। नाली या पाइपलाइन, पाइप या नालियां जो इकट्ठा किए गए बारिश के पानी को स्टोरेज टैंकों में ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर नाली या पाइपलाइन, ये पाइप या नालियां जो इकट्ठा किए गए बारिश के पानी को स्टोरेज टैंक में ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पहला फ्लश, यह उपकरण काफी हद तक एक वॉल्व की तरह होता है जो पहली बारिश के पानी को स्टोरेज टैंक से बाहर निकाल देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आमतौर पर पहली बारिश के पानी में पर्यावरण और जल ग्रहण क्षेत्रों के कई दूषित पदार्थ मौजूद होते हैं। तो पहला फ्लश जो है यह उपकरण काफी हद तक एक वॉल्व की तरह होता है जो पहली बारिश के पानी को स्टोरेज टैंक से बाहर निकाल देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आमतौर पर पहली बारिश के पानी में पर्यावरण और जल ग्रहण क्षेत्रों के कई दूषित पदार्थ मौजूद होते हैं। दूसरा उपकरण जो है ये है फिल्टर। इसे पानी में मौजूद दूषित पदार्थों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्टर कई तरीके के होते हैं, जैसे कि चारकोल वाटर फिल्टर, सैंड फिल्टर, हॉरिजॉन्टल रिफिलिंग फिल्टर और स्लो स्टैंड फिल्टर। स्टोरेज टैंक, यह टैंक बेलनाकार, चौकोर या आयताकार किसी भी आकार के हो सकते हैं और इन्हें सीमेंट, कंक्रीट, चिनाई, फेरो सीमेंट आदि से बनाया जाता है। स्टोरेज टैंक जो है ये टैंक बेलनाकार, चौकोर या आयताकार किसी भी आकार के हो सकते हैं और इन्हें सीमेंट, कंक्रीट, चिनाई, फेरो सीमेंट आदि से बनाया जाता है। रिचार्ज उपकरण, रिचार्ज उपकरण क्या है, तो हार्वेस्टिंग किए गए पानी को डग वेल, बोरवेल, रिचार्ज ट्रेंच या
रिचार्ज पिट आदि जैसे उपकरणों के जरिए भूजल को दोबारा भरने और लेवल पर लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हार्वेस्टिंग के लिए पानी को डग वेल, बोरवेल हार्वेस्टिंग के लिए पानी को डगवेल, बोरवेल, रिचार्ज ट्रेंच या रिचार्ज पिट आदि जैसे उपकरणों के जरिए भूजल को दोबारा भरने और लेवल पर लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां का पानी मीठा हो वहां धरती के नीचे बारिश का पानी भेजकर भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है। इस इस पानी को हम मन मर्जी से खर्च नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से जमीन के अंदर मौजूदा मीठे पानी के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए खास तरह का गड्ढा खोदना पड़ता है। रिचार्ज होने के लिए छत पर जमा होने वाले बारिश के पानी को सीधे एक गड्ढे में भेजा जाता है। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग फिल्टर लगवाना पड़ता है। इस फिल्टर को छत से आगे वाली पाइप के निचले हिस्से में लगाया जाता है। इससे गड्ढे में पहुंचने वाली कई तरह की गंदगी रुक जाती है और साफ पानी धरती के नीचे जाकर ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाता है। परंपरागत जल संचय प्रणाली। तो भारत में वर्षा जल संचयन और प्रबंधन के लिए विभिन्न वैज्ञानिक प्रणालियां अपनाई जाती रही हैं, जो भारत के जल संचयन के इतिहास में दर्ज है। विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में परंपरागत जल संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग के नाम और वैज्ञानिक तौर तरीके अलग अलग रहे हैं, किंतु इन सब का उद्देश्य एक ही रहा, यानी वर्षा जल का संचयन और भूजल का संवर्धन। यहाँ प्रस्तुत है देश की कुछ प्राचीन वर्षा जल संचयन प्रणाली जो आज भी मौजूद है, और इन प्रणालियों को आज के आधुनिक वर्षा जल संचयन तकनीकों के साथ प्राथमिकता दी जा रही है। तो पहला है ये पश्चिम बंगाल की जामपोई विधि। तो पश्चिम बंगाल की जामपोई विधि है। उसी तरीके से मेघालय में बांस की नालियां, दक्षिण बिहार में आहर पाइन प्रणाली। तो यहाँ पे देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो जामपोई विधि है, ब्रह्मपुत्र मैदान में जामपोई विधि द्वारा जल का संचयन किया जाता है। यह विधि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में प्रचलित है। जामपोई विधि में जल संग्रह के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है, जिन्हें दुंग कहते हैं। मेघालय में बांस की नालियां। पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में हर कहीं विभिन्न जल स्रोत के सुदूर क्षेत्रों तक पानी ले जाने के लिए बांस के पाइप लाइन बिछाई गई है। मेघालय में बांस की नालियों द्वारा झरनों और स्रोतों के पानी को दूर दराज तक ले जाने के लिए 200 वर्ष पुरानी पारंपरिक तकनीक आज भी कारगर है। इससे सैकड़ों मीटर दूर तक पानी को ले जाता है। यह प्रणाली इतना कारगर है कि बांस की नालियों में प्रति मिनट आने वाले 18 से 20 लीटर पानी सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाया जाता है और आखिरकार पौधों के पास पहुंचकर उसमें प्रति मिनट 20 से 80 बूंद पानी टपकता है। दक्षिण बिहार के आहर पाइन प्रणाली। आहर आहर बहते पानी को घेरने वाले आयताकार बांधा युक्त क्षेत्र थे, जबकि पाइन पहाड़ी नदियों के पानी को खेतों तक पहुंचाने का माध्यम था। आहार तीन ओर से जल से घिरी हुई आयताकार आकृति होती है, जिनसे पाइन द्वारा जल खेतों तक पहुंचाया जाता है। आहर पाइन व्यवस्था का उपयोग सर्वप्रथम जातक युग में आरंभ हुआ था। इसका उपयोग लोग मिलजुल कर किया करते थे, लेकिन निरंतर बाढ़ के कारण इसका प्राचीन स्वरूप परिवर्तित हो चुका है। महाराष्ट्र में फड़ व शिलोत्री प्रणाली। तो महाराष्ट्र में फड़ प्रणाली परंपरागत तरीके से जल संचय की उपयुक्त प्रणाली है। इसका इतिहास 300 से 400 वर्ष पुराना है, जबकि इनका विकास सर्वप्रथम नासिक के धुले जिले में हुआ है। इसका रख रखाव जिसकी भूमि होती थी वही किया जाता था।
महाराष्ट्र के थाने और कुलाबा में समुद्री ज्वार से आए पानी को खेतों में सिंचाई हेतु बांधों में संरक्षित किया जाता था। इस प्रणाली को शिलोत्री कहते हैं, जिसका प्रारंभ सर्वप्रथम मराठा शासकों के द्वारा किया गया था। थार मरुभूमि के पारंपरिक कुंड। तो थार मरुभूमि के अधिक रेतीले इलाकों में 15वीं सदी में निर्मित पारंपरिक कुंड भूमिगत हौज थे, जिसमें कृत्रिम आगोर में गिरा बरसाती पानी जमा किया जाता था। ढालू जमीन से बहने वाले पानी को रोककर सिंचाई में उपयोग के लिए खड्डें बनाई जाती थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है, उसको देखते हैं। तो बारिश का पानी काफी हद तक साफ होता है, लेकिन अगर वातावरण में प्रदूषण है तो वर्षा जल के भी प्रदूषित होने का खतरा रहता है। अगर बारिश के पानी को ठीक तरीके से इकट्ठा और जमा नहीं किया गया तो इसके प्रदूषित होने का खतरा रहता है। इस वजह से कई चुनौतियां उठ खड़ी होती हैं। भारत के शहरों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहता है और इस बात की पूरी आशंका होती है कि इस प्रदूषण का बारिश के पानी पर भी बुरा प्रभाव पड़े। इस तरह इमारतों की छत या जहां बरसात का पानी जमा होता है, जैसे कि गाक्के या खाली जमीन, वो जगहें भी धूल, चिड़िया की गंदगी, कीड़ों और कचरे की शिकार होती हैं। अगर इन अशुद्धियों को पाइप, पानी जमा करने के टैंक या गाकों में जाने से नहीं रोका जाता तो पानी की गुणवत्ता तो खराब हो ही जाती है। गाके या टैंक भी तलछट से भरने का खतरा रहता है। इकट्ठा किए गए बारिश के पानी में जिंक या शीशे की मिलावट भी हो जाती है और गाके या टैंक की तलछट में इसके भरने का खतरा रहता है। इकट्ठा किए गए बारिश के पानी में जिंक या शीशे की मिलावट भी हो जाती है। इसका कारण छतों पर लगी धातुओं, पाइप या टैंक से रिसाव होता है। अगर ऐसी अशुद्धियां वाले पानी पीने में इस्तेमाल होता है तो सेहत पर गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। WHO का कहना है कि बारिश की पहली बौछार में आमतौर पर कीटाणु ज्यादा पाए जाते हैं और जैसे जैसे आगे बारिश होती है उसमें प्रदूषण की मात्रा कम होती जाती है। वहीं पानी जमा करने के लिए बने टैंक अगर खुले हैं तो वहां मच्छरों की भारी आबादी जमा हो जाती है। बारिश के पानी में इन खनिजों जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है। इनकी कमी से पानी का स्वाद भी अलग हो जाता है। बिना खनिज मिलाए ये पानी भी इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो सेशन है कंप्लीट होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को देखा हमने। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू।